अरे भाई, ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई साहब। सब परिवार धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पहुंच गए और जिस मुद्रा में धीरेन्द्र के सामने पूरा परिवार खड़ा है, ये भारतीय समाज के लिए बेहद चिंताजनक तस्वीर है। इस फोटो को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को लिखना पड़ा कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। पूर्व चीफ जस्टिस गवई एक नफरत फैलाने वाले धोखेबाज के साथ न्यायपालिका को किस तरह का संदेश दे रहे हैं, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। जरा सोचिए कि देश किस रास्ते पर चल पड़ा है। इतने पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग ऐसे ऐसे बाबाओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके चीफ जस्टिस बनने पर देश को काफी सारी उम्मीदें थी, जो खुद को बार बार अम्बेडकरवादी कहते थे, शायद यही कारण था कि देश के दलितों को बहुत उम्मीद जाग गई थी। हालांकि उन पर तो पानी पहले ही फिर चुका था, लेकिन ये तस्वीर उन सब उम्मीदों पर मट्ठा भी फेरने लगी है और बहुत सारे सवाल पैदा करने लगी है, क्योंकि अब हालात बद से बदतर होने लगे हैं। तो आइए इस मुलाकात की वो कहानी चर्चा में लाते हैं जो देश के सामने है और उसको भी टटोलने का प्रयास करते हैं जो भीतर भीतर भारतीय समाज को खोखला कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र और भारत की बुद्धि को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि ये तस्वीर ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा करती है जिनके उत्तर शायद ही कभी मिले। उधर दिल्ली हाईकोर्ट की महिला जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का एक कथित पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो गजब की बातें कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, इसीलिए आपकी बात कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा जब बी.आर. गवई साहब चीफ जस्टिस बने थे तो लोगों के भीतर एक हल्की सी उम्मीद जगी थी और लगा था कि खुद को बार बार अम्बेडकर की विचारधारा का व्यक्ति बताते हैं, अम्बेडकरवादी बताते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। इनके पिता भी ठीक ठाक दलित नेता रहे, कांग्रेस की सरकारों में बहुत सारे लाभ मिले, यानी लोगों को उम्मीद थी कि न्यायपालिका की साख जो खराब हो रही है उसमें कुछ सुधार करेंगे। हालांकि पूरा कार्यकाल खत्म होते होते सारी उम्मीद धूल धूसित हो गई और जिस दिन जूता कांड हुआ उसके बाद जिस तरह से उस केस को हैंडल किया इन्होंने, तो सारी कहानी और खराब होने लगी। उस वक्त भी हमने एक वीडियो में कहा था कि अमृत काल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समाज से आते हैं, किस जाति या धर्म से आते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहां तक टिकने की क्षमता रखते हैं और आपके माइनस पॉइंट क्या क्या है। कुछ समय बाद ये भी सामने आया कि गवई साहब की माताजी को RSS के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। हालांकि इस आमंत्रण से पब्लिक होते ही बहुत सारा विवाद पैदा हो गया, चर्चाएं होने लगी, आलोचना होने लगी और बाद में उन्होंने RSS के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। मगर ये बुलावा ही अपने आप में बहुत कुछ कहने लगा था और अब ये तस्वीर उन सब पर एक मुश्त मुहर लगा रही है। इस तस्वीर पर पत्रकार सौरभ दास ने लिखा कि हाल ही में रिटायर्ड हुए भारत के चीफ जस्टिस का एक घृणास्पद बाबा के साथ होना बहुत दुखद है। न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन 1997 में यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि पूर्व जज भी यानी रिटायर्ड जज भी अपने उच्च पद के लिए अनुचित आचरण के प्रति सचेत रहें। ये न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन क्या है उस पर थोड़ी देर में आएंगे। यहाँ प्रोफेसर अपूर्वानंद लिखते हैं कि सबसे ऊंचा व्यक्ति सबसे निचले स्तर पर गिर जाता है। चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए ये व्यक्ति इसी बात का संकेत दे रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तस्वीर आई कहां से, तो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर भारत के चीफ जस्टिस यानी पूर्व चीफ जस्टिस अपने परिवार के साथ यानी बेबी बच्चे के साथ पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी, उनके बेटे मौजूद हैं। इन लोगों ने वहां पूजा पाठ किया और धीरेन्द्र से मुलाकात किया। इस खबर के अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस गवई ने सपरिवार धीरेन्द्र से आशीर्वाद लिया। आधे घंटे तक मुलाकात हुई, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर बात हुई। पूर्व चीफ जस्टिस ने कैंसर हॉस्पिटल का अवलोकन किया, कुछ जानकारी ली, सराहना किया। यहाँ कोई कथित सनातन गुरुकुल भी चलता है। पूर्व चीफ जस्टिस ने बच्चों से बात किया और धीरेन्द्र के कार्यों की खूब सारी भूरी प्रशंसा की। पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि बागेश्वर धाम में सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। यदि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार से जुड़े सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ भी करीब घंटे भर अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई चीफ जस्टिस और धीरेन्द्र के बीच। अब सवाल ये है कि कहाँ तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस,
कानून और भारतीय संविधान के बड़े जानकार, और कहां धीरेन्द्र जैसा व्यक्ति जिसके पास कागज की छपी हुई डिग्रियां भले मिल जाए लेकिन जबान से अक्षर का एक ज्ञान नहीं निकलता, ढंग से बोलने तक नहीं आता। इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी और किस भाषा में हुई होगी? ज्ञान के मामले में तो दूर दूर तक कोई मेल मिलाप नहीं है। और समझने वाली बात यह भी है कि पूर्व चीफ जस्टिस धीरेन्द्र के यहाँ जाकर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो पर्ची निकलवाने गए थे? उनका कोई सामान चोरी हो गया था क्या? उसका पता लगाने गए थे क्या? किसी के गुप्त रिश्तों का खुलासा करवाने गए थे? या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज विज्ञान नहीं कर पा रहा है तो टोना टोटका करवाने गए? धीरेन्द्र शास्त्री का काम क्या है? वो व्यक्ति किस तरह से भारत की जनता को धर्म और न जाने किस किस नाम पर टोपी पहनाता है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। सवाल यह है कि क्या पूर्व चीफ जस्टिस धीरेन्द्र शास्त्री के माथे पर उनके कार्यों को मान्यता प्रदान करने गए थे? और नहीं भी गए थे तो क्या उनके जाने से मान्यता नहीं मिलती है? आप देखिए, गली मोहल्ले में कोई फरेब करने वाला बाबा आ जाए और कुछ बड़े लोग उसके पास चले जाएं तो अन्य लोग कहते हैं कि अरे बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, बहुत ज्ञानी है, फला फला इतना बड़ा बड़ा लोग गए थे। यानी बड़े बड़े लोगों का टोना टोटका करने वाले बाबाओं के यहाँ जाना बाबाओं की मार्केटिंग करता है, उन पर विश्वास पैदा करता है। तो सवाल यही है कि क्या चीफ जस्टिस के वहां जाने से धीरेन्द्र जैसे लोगों की मान्यता नहीं बढ़ती है? और तो और चीफ जस्टिस जहां जाकर इस बात की तारीफ करते हैं कि धीरेन्द्र जैसे लोग भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि क्या भारत की संस्कृति यही है? टोना टोटका, जादू, ढोंग, अंधविश्वास, क्या यही हमारी संस्कृति है? एक तरफ तो गवई साहब खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, दूसरी तरफ अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों के साथ जाके फोटो खिंचाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि धीरेन्द्र जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। आगे कहते हैं कि यदि ऐसी ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी हुई चीजें चलती रहें तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। यानी ऐसा लगता है कि भारत को विश्वगुरु बनाने का ठेका प्रधानमंत्री से गवई साहब ने ले लिया है। सवाल ये है कि इस संस्था का मुखिया, यानी जिस संस्था का मुखिया ही खुलेआम अंधविश्वास फैलाता है जो कि इस संविधान के खिलाफ है, उस व्यक्ति के कार्यों की सराहना संविधान की शपथ लेकर जज बना व्यक्ति कैसे कर सकता है? हुजूर भले ही रिटायर हो चुके हैं लेकिन रिटायर होने से इतिहास तो नहीं मिट जाता। आज सब परिवार वहां घंटों का वक्त बिताने की सहूलियत जो मिली है तो इसी कारण, क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस रहे। तो वो पूर्व चीफ जस्टिस का ठप्पा एक जगह लगे और दूसरी जगह न लगे, ये तो हो नहीं सकता। यदि आप उस ठप्पे का लाभ ले रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारियां, जवाबदेहियां भी निभानी पड़ेंगी। सोचिए, पूर्व चीफ जस्टिस को लगता है कि धीरेन्द्र जैसे लोग भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। किस मामले में विश्वगुरु बनाएंगे? ऐसे लोग सरेआम मंचों पर महिलाओं के अवैध संबंध बताकर फर्जीवाड़ा करते हैं, माइक में हुर्र फुर्र चुर्र करके बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। अब मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ पुराने बयान याद दिलाता हूं और सवाल करना चाहता हूं कि क्या पूर्व चीफ जस्टिस धीरेन्द्र की इन हरकतों, बातों और विचारों का समर्थन करते हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और यह मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी अंधविश्वास को रोकना है। जबकि धीरेन्द्र दिव्य दरबार और न जाने कौन कौन दरबार लगा के कार्यक्रम करके लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का काम करते हैं। धीरेन्द्र आए दिन दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात पढ़ सकते हैं, बाकायदा ये व्यक्ति पर्चे निकालता है, लोगों का भूत भविष्य लिखता है उस पर। आपको याद होगा, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव जी ने जब चैलेंज किया तो इनकी सारी शक्ति धरी की धरी रह गई, छुट्टी पे चली गई। धीरेन्द्र जैसे लोग बार बार बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज माइक में फूंक मार के कर देने का दावा करते हैं। कैसी कैसी नौटंकियां होती है ये तो आप सबने देखा ही है। यहाँ तक कि इसने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी अपनी शक्तियों से ठीक करने का दावा कर दिया। इससे होता यह है कि आदमी अस्पताल जाने की बजाय बाबाओं के यहाँ चला जाता है और ठीक तो होना नहीं है, ये सबको पता है। यानी बीमारी बढ़ेगी, किसी भी स्तर तक जा सकती है। आप भी जानते हैं, यदि माइक में हवा मार के ही कैंसर ठीक हो जाता है तो सवाल यह है कि धीरेन्द्र जैसे लोग कैंसर हॉस्पिटल काहे बनवा रहे हैं? इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने कई बार यह भी दावा किया कि वो अपनी जादू शक्तियों से गायब हुए जानवर और पन्ना जिले का हीरा वरा सब खोज सकता है। बताइए, हीरा खोज देने की शक्ति रखने वाला हीरा यहाँ मौजूद है और भारत में 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा है। लोगों को सिलेंडरवा नहीं मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जिसको नहीं मिल रहा है सिलेंडर, वो जाकर पर्ची निकलवाए धीरेन्द्र से। मुलाकात न हो पाए तो गवई साहब से मिल ले। देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। धीरेन्द्र का फैलाया गया अंधविश्वास आपने सुन लिया। अब संवैधानिक रूप से ये व्यक्ति कितनी गलत बातें करता है वो भी जान लीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धीरेन्द्र बराबर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यानी ये सीधे सीधे संविधान के खिलाफ बात हो गई, असंवैधानिक बात हो गई। सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस गवई धीरेन्द्र की इस असंवैधानिक बात का समर्थन करते हैं, जो कि खुद उसी संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था के मुखिया रहे, उसी संविधान की कसम खा के चीफ जस्टिस बने। ये व्यक्ति खुलेआम कहता है कि भारत में रहना होगा तो फलाना ढिमकाना कहना होगा। ये सीधे सीधे सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ है और दूसरों पर अपनी सर्वोच्चता थोपने वाली चीज है। लोकसभा चुनाव के आसपास इस व्यक्ति ने चुनाव के रिजल्ट की भविष्यवाणी करने तक की बात कह दिया, लेकिन किया कुछ नहीं। पहलगाम
पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए, भविष्यवाणी से बच सकते थे। अभी हाल ही में देश की कई फैक्ट्रियों में आग लगी, बहुत सारे मजदूर मारे गए, वहां भी भविष्यवाणी से बचाया जा सकता था। और तो और होर्मुज संकट के पहले भी बचाया जा सकता था। बहरहाल सबको मालूम है ये सारा ढोंग है, अंधविश्वास है, नौटंकी है, पैसा कमाने का धंधा है। वैसे वैज्ञानिक और संवैधानिक रूप से ही नहीं, ये व्यक्ति सामाजिक रूप से भी काफी विवादित है। महिलाओं को खाली प्लॉट बुलाना, यानी जो महिला सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं पहनती है उनको खाली प्लॉट कह देना, हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे देना, और 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सनातन की रक्षा हो जाएगी। सवाल यह है कि जब ऐसे ऐसे लोग सनातन का ठेका लिए हैं तो फिर कोई भी ऐसी व्यवस्था को बचा पाएगा क्या? और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जैसा गुरु वैसा चेला। धीरेन्द्र के जो गुरु हैं वो भी खुलेआम संविधान के खिलाफ बातें करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामभद्राचार्य की। इन्होंने हाल ही में नवंबर 2025 में कहा था कि SC/ST अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए और जाति आधारित आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। इनका तर्क है कि वेदों में सवर्ण या असवर्ण जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए जाति आधारित कोई लाभ किसी को नहीं मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस BR गवई धीरेन्द्र के गुरु की इस बात से भी सहमत है, क्योंकि वो खुद भी दलित समाज से आते हैं। क्या वो भी सहमत हैं कि SC/ST अधिनियम को खत्म कर देना चाहिए, जाति आधारित आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? जिस संविधान के रचयिता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को पहचाना जाता है और जिनका नाम बार बार जस्टिस गवई प्रयोग करते हैं, उसी संविधान को नीचा दिखाते हुए मनुस्मृति को रामभद्राचार्य ने पहला संविधान बताया। क्या चीफ जस्टिस इस बात से भी सहमत हैं? रामभद्राचार्य भी बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, महिलाओं को मनोरंजन का साधन बताते हैं, यानी पत्नी केवल मनोरंजन का साधन है और कुछ नहीं। यूपी के एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान बुलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती थी। कथित तौर पर ये सारे बयान रामभद्राचार्य के हैं, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर SC/ST तक और जाति आधारित आरक्षण तक। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई इन सारे बयानों के साथ हैं? सवाल यह है कि जो लोग खुलेआम आए दिन संविधान के खिलाफ बात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जब भारत के चीफ जस्टिस तक चले जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? अब जुडिशरी से जुड़े लोगों का हाल तो आपने देख लिया, सरकार का हाल भी पिछले दिनों हमने आपको इस वीडियो में दिखाया था। ऐसी तमाम संस्थाएं भारत में हैं, NGO हैं जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं और जिनका काम सबको दिखता भी है। उनको विदेशों से चंदा लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को मिल गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का छोटा भाई जो है, यानी पिछले वाले चीफ जस्टिस पद पर रहते हुए चंद्रचूड़ साहब खुद प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाकर गणेश आरती करते हैं और पूर्व चीफ जस्टिस अब प्रधानमंत्री के छोटे भाई से मिलने उनके दरबार में चले जाते हैं और जाके आशीर्वाद लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे विदेशी चंदे की। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जनता के लिए यानी मानव कल्याण के लिए काम करती हैं, उनको विदेश से चंदा लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को है। क्या विदेशी चंदे से हिंदू राष्ट्र बनाना है? सोचिए स्थिति कहां तक पहुंच गई है। जिन बाबा साहेब ने आजीवन ढोंग, अंधविश्वास, टोना टोटका जैसी चीजों का विरोध किया, कभी उन चीजों में नहीं पड़े, उन्हीं का नाम लेने वाले, उन्हीं का नाम लेकर अपने आप को दिखाने वाले ऐसे ऐसे फर्जी लोगों के सामने नतमस्तक है, वो भी सब परिवार। अब आप बताइए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जब कोई मामला अदालत में जाएगा तो क्या वहां निष्पक्ष सुनवाई होगी? और सुनवाई निष्पक्ष भले हो जाए, लेकिन क्या लोगों को भरोसा पैदा होगा कि ये सब कुछ निष्पक्ष हुआ है? क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये बात मेरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक बार नहीं बहुत बार कहा है। वैसे हुजूर जब मुंबई हाई कोर्ट में थे तब भी, और जब भारत के चीफ जस्टिस बने तब भी कुछ विशेष योगदान के लिए फेमस है। आपको याद दिला दें जज लोया वाला केस। इसमें जब जज लोया की मौत को लेकर कारवान मैगजीन ने रिपोर्ट किया और सवाल उठे उनकी मौत पर, तब जस्टिस BR गवई ही थे जिन्होंने मीडिया के सामने आकर इन आरोपों का खंडन किया। उस वक्त ये बॉम्बे हाईकोर्ट में जज थे। इन्होंने जज लोया की मौत को प्राकृतिक मौत बताया और घटना का विवरण दिया। कहा कि वो खुद ही अस्पताल में मौजूद थे। यानी परिवार आज तक संदेह जताता है, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से क्लीन चिट देने का प्रयास किया मीडिया के माध्यम से। आगे जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के सामने रखा गया, चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, तो उन्होंने अपने फैसले में गवई साहब के ही बयानों पर भरोसा भी किया और मौत को प्राकृतिक बताकर जांच से इनकार कर दिया गया। चीफ जस्टिस रहते हुए इनके एक और महत्वपूर्ण फैसले को याद करिए। अरावली पर्वत श्रृंखला वाला नई परिभाषा तय कर दिया। 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली ही पहाड़ी मानी जाएगी, बाकी सब खोद डालो। जब बवाल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा, यानी रोक लगानी पड़ी। और कहा तो ये भी जाता है कि हुजूर ये फैसला देने से पहले उस क्षेत्र में घूमने भी गए थे। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ग्राउंड पर जांचने गए थे कितना खुदवाना है। बहरहाल चीफ जस्टिस रहते हुए ही ऐतिहासिक रूप से इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बनाया था। जिस कॉलेजियम ने नाम रिकमेंड किया था उसके मुखिया हुजूर ही थे और भतीजे को जज बना दिया। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि कैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रामभद्राचार्य से
से मिलने गए थे, वो भी सपरिवार। अब सवाल यह है कि लगातार बार बार न्यायपालिका में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग या फिर बैठ चुके लोग ऐसे बाबाओं से मिलकर साबित क्या करना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि दलित समुदाय से आने वाले पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई की इन मुलाकातों को देखकर दलित समुदाय पर क्या असर होगा। जो लोग इस मुलाकात से प्रभावित होकर अंधविश्वास में पड़ेंगे, जो किसी ढोंग टोना टोटका के चक्कर में फंसेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट की महिला जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको पता है, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के केस से खुद को अलग करने से मना कर दिया और कहने लगी कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में यानी RSS से संबंधित संगठन के कार्यक्रम में जाने से ऐसा तो नहीं है कि मेरा दिमाग बंद हो गया और मैं किसी विचारधारा को मानने लगी और न्याय नहीं कर पाऊंगी। इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। लेकिन अभी जो कथित वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सुना जा सकता है ये कहते हुए कि जब मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आमंत्रित हुई थी तब मैं सिविल जज थी, फिर अगले साल जब आपने मुझे आमंत्रित किया तब मैं पारिवारिक न्यायालय की जिला न्यायाधीश थी, उसके अगले साल जिला एवं सत्र न्यायालय थी जब आपने आमंत्रित किया, और आज जब आपने मुझे आमंत्रित किया है तब आपने मुझे, बाबा ने मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आप मुझे यूं ही बुलाते रहे और बाबा मुझे यूं ही कुछ कुछ बनाते रहे। अब ये बाबा कौन है जिनके कार्यक्रम में बुलाने से हर साल इतनी तेजी से प्रमोशन हो जाता है, हमको नहीं पता भैया। लेकिन लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 कारण बताए थे। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों का मामला भी याद दिलाया, मगर फिर भी मैडम ने केस छोड़ने से इनकार कर दिया। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये मामला देखिए, साल 2024 का है। जस्टिस सुजय पॉल ने कहा कि बेटा कोर्ट में प्रैक्टिस करने जा रहा है तो मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में कर दीजिए। नैतिकता का एक लेवल ये भी इसी देश की न्यायपालिका का है। बाकी न्यायिक अधिकारियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन 3 पन्नों में बहुत कुछ लिखा है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जजों के जीवन को लेकर कुछ बातें कहा था और कहा गया था कि एक जज को किस रूप में रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी राजनीतिक, सामाजिक या निजी दबाव में नहीं आना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, पक्षपात नहीं, सबको बराबर देखना चाहिए, सार्वजनिक बहस या राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, विवादित मुद्दों से दूर रहना चाहिए, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं रहना चाहिए, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जबकि आप देखिए, जो बाबा खुलेआम भाजपा की गाड़ी खींचते हैं, उन्हीं बाबाओं के पास सिटिंग से लेकर रिटायर्ड जज तक लाइन लगा के आशीर्वाद ले रहे हैं। 1997 में फुल कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जहां भी कोई कन्फ्लिक्ट हो वहां केस नहीं सुनना चाहिए, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उससे अलग हो जाना चाहिए, जज का निजी जीवन नैतिक होना चाहिए, ऐसा कुछ न करें जिससे छवि खराब हो, मीडिया से पर्याप्त दूरी हो, प्रेस में बयान नहीं देना चाहिए, जो भी बोलना है अपने फैसले में बोलेंगे, बाहर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, महंगा गिफ्ट नहीं लेंगे, सिर्फ औपचारिक और छोटे गिफ्ट स्वीकार करेंगे, अपने पद का इस्तेमाल निजी कार्य के लिए नहीं करेंगे, और ये भी देखना होगा कि घर परिवार के लोग उनके पद का गलत इस्तेमाल न करें, वकीलों से बहुत करीबी संबंध नहीं रखेंगे, खासकर उनसे जो उनके सामने ही केस लेकर आते हैं। जजों को समय पर कोर्ट आना चाहिए, समय पर फैसला देना चाहिए, जिससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बनी रहे। यानी एक जज को निजी जीवन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मानने वाला कौन है। मुझे लगता है कि पूर्व चीफ जस्टिस जब धीरेन्द्र के पास पहुंची गए थे तो ये पर्ची भी निकलवा लेनी चाहिए थी कि 1997 में फुल कोर्ट ने क्या कहा था। भले ही रिटायर हो गए हैं, लेकिन जिस पद पर रहे हैं वो आखिरी दम तक इनके नाम के साथ लगा रहेगा। अगर इस नाम का लाभ मिल रहा है तो उस नाम की गरिमा भी